हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड वेलकम टू अध्ययन अड्डा द जीएस वर्ल्ड। प्राचीन भारत में हम मौर्योत्तर काल के विषय में पढ़ रहे थे और आज का जो क्लास है वो मौर्योत्तर काल से संबंधित अंतिम क्लास है, जिसमें हम मौर्योत्तर काल के साहित्य एवं संस्कृति के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले बात करते हैं मौर्योत्तर कालीन साहित्य पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये, यहाँ से लगातार परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं। मौर्योत्तर काल की जो रचनाएं हैं, मौर्योत्तर काल के जो ग्रंथ हैं, उनके राइटर्स, उनके लेखक, उनके रचनाकारों के बारे में भी लगातार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मौर्योत्तर कालीन साहित्य के बारे में बात करते हैं कि मौर्योत्तर काल में कौन कौन सा साहित्य लिखा गया, कौन कौन से ग्रंथों की रचना हुई। तो सबसे पहले नाट्यशास्त्र, ठीक है, ये मौर्योत्तर कालीन ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, और नाट्यशास्त्र की जो रचना की थी वो की थी भरत मुनि ने। इसके बाद में आता है गाथा सप्तशती। ये जो है गाथा सप्तशती, ये सातवाहन शासक हाल के द्वारा रचित है और इसमें हाल की प्रेम गाथाओं का वर्णन किया गया है और इस ग्रंथ को लिखने में प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है महाभाष्य। ये महाभाष्य, ये वाला जो प्रश्न है महाभाष्य से संबंधित, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि महाभाष्य की रचना किसने की थी। यह प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि महाभाष्य प्राचीन भारत में किस काल की रचना है। तो ये मौर्योत्तर काल की रचना है और इसके रचयिता थे पतंजलि। ठीक है, पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा था व्याकरण से संबंधित, अष्टाध्यायी, जिसके बारे में आपने सुना होगा। पाणिनि की अष्टाध्यायी की टीका के रूप में, एक तरह से हम कह सकते हैं कि पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसके सारांश के रूप में महाभाष्य की रचना की गई थी पतंजलि के द्वारा। ठीक है, एक और ग्रंथ है कातंत्र। कातंत्र जो है सर्ववर्मन के द्वारा रचित है और यह संस्कृत व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धचरित एवं सौंदरानंद। बुद्धचरित एवं सौंदरानंद नामक ग्रंथों की रचना अश्वघोष ने की थी। वहीं स्वप्नवास वदत्ता नामक ग्रंथ की रचना भास के द्वारा की गई थी। इसके अलावा एक रचना और बेहद महत्वपूर्ण है, वो है बृहत कथा कोश, जो कि ये भी मौर्योत्तर काल से संबंधित है। बृहत कथा कोश की रचना गुणाढ़ नामक रचनाकार के द्वारा की गई थी। तो वैसे तो काफ़ी सारी रचनाएं मौर्योत्तर काल में देखने को मिलती हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं या जो लगातार पिछले वर्षों से परीक्षाओं में पूछी जा रही है, मैंने उन्हीं को यहाँ पर संकलित करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इन सभी को आप याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नज़र डालते हैं मौर्योत्तर काल की संस्कृति के विषय में, और संस्कृति में भी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मौर्योत्तर कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में। जिस प्रकार से समाज में 4 वर्णों की व्यवस्था प्राचीन काल से ही चली आ रही थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, तो यही सामाजिक वर्ण व्यवस्था मौर्योत्तर काल में भी प्रचलित थी। लेकिन यहाँ पर एक परिवर्तन देखने को मिलता है, वो ये कि जो शूद्र थे, जो समाज के अंतिम वर्ण के रूप में जाने जाते थे, समाज के सबसे निचले पायदान पर माने जाते थे, उनकी धन एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि जो है मौर्योत्तर काल में देखने को मिलती है। ठीक है, चारों वर्ण जो समाज के थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनमें से शूद्रों की दशा में सुधार देखने को मिलता है और इससे कहीं ना कहीं जो समाज का तीसरा वर्ण था वैश्य और समाज के चौथे वर्ण शूद्र के बीच में जो अंतर था वो कहीं ना कहीं कम यहाँ पर दिखाई देने लगता है। और यही स्थिति जो है कहाँ तक रहती है, आप पूरे गुप्त काल में, इसके बाद में आप गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे, तो गुप्त काल में जब गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगा कि जो सामाजिक स्थिति मौर्योत्तर काल में थी, यानी कि शूद्रों की दशा में सुधार हुआ था और वैश्य और शूद्र के बीच की जो खाई थी वो कहीं ना कहीं कम हुई थी। इसका एक रीजन ये भी माना जा सकता है कि जो वैश्य थे, जैसे जैसे मौर्य काल का पतन होता है और मौर्य काल के बाद में मौर्योत्तर काल की तरफ हम बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जो व्यापार और वाणिज्य था, इसमें कहीं ना कहीं ह्रास देखने को मिलता है, जो कि वैश्यों का सबसे प्रमुख कार्य था। तो इससे इनकी सामाजिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ समाज में शूद्रों की दशा पहले से ही काफ़ी दयनीय थी, इनको काफ़ी कठोर दंड दिए जाते थे मौर्य काल तक। तो मौर्य काल के बाद में जब मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ते हैं और फिर गुप्त काल की तरफ बढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि शूद्रों की तरफ जो है जो दंड विधान था,
ठीक है, जब भी कोई ये अपराध करते थे तो इनको जो दंड दिया जाता था उसमें थोड़ी सी रियायत बरती जाती है, जिससे इनका जो है सामाजिक कंडीशन थी वो थोड़ी सी ऊपर उठती हुई दिखाई देती है, और ये भी वैश्यों की तरह ही व्यापार आदि के कार्य में रुचि लेने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं वैश्य और शूद्र के बीच की जो खाई थी या अंतर था वो कहीं ना कहीं हमें मौर्योत्तर काल में कम होता हुआ प्रतीत होता है। आगे बढ़ते हैं और मौर्योत्तरकालीन आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। इस काल में शिल्प एवं व्यापार की उन्नति होती है। अत्यधिक मात्रा में सिक्कों का प्रचलन मौर्योत्तर काल में ही प्रारंभ होता है। इससे जो है आर्थिक स्थिति थोड़ी सी सुदृढ़ होती चली जाती है, और इसी कारण मौर्योत्तर काल को आर्थिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। मौर्योत्तर काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन आप यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है, पूरे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग नहीं कहा जाता है। आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिक वे में अगर देखें तो मौर्योत्तर काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब यहाँ से आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अभी मैं बात कर रहा था वैश्यों की दशा की, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि वैश्यों की दशा में जो वैश्यों का प्रमुख कार्य था, वैश्यों का प्रमुख कार्य क्या था? व्यापार वाणिज्य, यही कार्य वैश्य करते थे। लेकिन यहाँ पर उनके व्यापार वाणिज्य में हास्य देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आर्थिक स्थिति में शिल्प और व्यापार की उन्नति होती है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि मौर्योत्तर काल में जो शिल्पी थे, शिल्पियों की स्थिति में भी सुधार हुआ था, ठीक है, जो शिल्पियों की कंडीशन में सुधार होता है। वैश्यों का ही जो प्रमुख कार्य था व्यापार एवं वाणिज्य, इनसे संबंधित जो इनकी क्रियाकलाप थे, गतिविधियां थीं, इसमें बाकी के जो वर्ण थे वो भी रुचि लेने लग गए थे। शूद्रों को व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाती थी इससे पहले काल तक, लेकिन मौर्योत्तर काल में शूद्र भी व्यापार में रुचि लेने लग गए थे। तो जो व्यापार पर वैश्यों का जो एकाधिकार था वो मौर्योत्तर काल में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इस वजह से वैश्यों की स्थिति खराब हुई थी। बाकी व्यापार और शिल्प की उन्नति मौर्योत्तर काल में देखने को मिलती है, और जब व्यापार और शिल्प की उन्नति होगी तो किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पर सिक्कों का प्रचलन भी अत्यधिक मात्रा में देखने को मिला, इस वजह से व्यापार शिल्प में भी जो है उन्नति देखने को मिलती है। और इसी वजह से इकोनॉमिक वे में देखें, आर्थिक दृष्टि से देखें तो मौर्योत्तर काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। निर्माण, तकनीकी, पहनावा, इस चीज़ में भी बदलाव होता है। क्या क्या बदलाव होते हैं उनके बारे में देखते हैं। मौर्योत्तर काल में जो लोग थे वो लाल रंग के मर्द भांडों का, लाल रंग के बर्तनों का उपयोग करने लग गए थे, ठीक है। लाल रंग जो है मर्द भांडों पर करके उनको लाल कर दिया जाता था। जैसे मर्द भांडों के बारे में आपने पहले भी पढ़ा था, प्राचीन भारत, हम हड़प्पा सभ्यता से लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मौर्योत्तर काल में मर्तबांडों का जो कलर है वो बिल्कुल लाल देखने को मिलता है। और वहीं जो भवनों का निर्माण किया जाता था, मकानों का निर्माण किया जाता था, वहाँ पर पकी ईंट का प्रयोग होने लगा। इसके साथ साथ जो आपने देखी होगी मिट्टी की बनाई हुई खपरेल टाइप की होती है, जिसे हम खपड़ा कहते हैं, खपड़ों का प्रयोग भी मौर्योत्तर काल में होने लगता है। इसके साथ साथ आधुनिक समय में जो हम देखते हैं टोंटी वाले नलों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये टोंटी वाले पात्रों का जो प्रचलन मौर्योत्तर काल में ही प्रारंभ हो गया था। इसके साथ साथ अगर पहनावे के विषय में बात करें तो पहनावे में लोग पगड़ी, कुर्ता, पाजामा, लंबे लंबे कोट, ये जो है पहनना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। और पगड़ी, कुर्ती, पजामा, लंबे कोट, इनके प्रचलन का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो थे शक और कुषाण। शक और कुषाणों ने पगड़ी, कुर्ता, पाजामा और लंबे कोट पहनने का प्रचलन शुरू किया, ठीक है। अश्वारोही सेना, इनका प्रचलन शुरू हो गया था। मतलब पहले पैदल सैनिक, जैसे आप चाहेंगे वैदिक काल में देखेंगे तो घोड़ों की संख्या कम दिखती थी, पैदल सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन उसके बाद में मौर्य काल में आते हैं तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में हाथी और घोड़ों का प्रयोग किया गया था। और उसके बाद में मौर्योत्तर काल में जब हम आते हैं तो यहाँ पे भी अश्वारोही सेना का प्रचलन बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और इसके साथ साथ जो घोड़ों पर लगाम, घोड़े को कंट्रोल करने के लिए जो लगाम घोड़े के लगाई जाती है, घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए जिस आसन का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम जीन कहते हैं। तो लगाम और जीन का प्रयोग भी मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है। मौर्योत्तर काल में जो वंश था सातवाहन वंश ने, सातवाहन शासकों ने भूमि दान करने की प्रथा का शुभारंभ किया। भूमि दान देने की प्रथा इन्होंने प्रारंभ की। और एक अक्षय नीति प्रणाली थी जो कि भूमिदान से संबंधित है, उसका प्रचलन देखने को मिलता है। अक्षय नीति प्रणाली के द्वारा क्या किया जाता था कि भू राजस्व जो होता था उसका स्थायी रूप से दान किया जाता था। और ये प्रथा सातवाहनों ने प्रारंभ की थी। अब थोड़ा सा बात करते हैं उद्योगों के बारे में। मौर्योत्तर काल में जो प्रमुख उद्योग प्रचलन में थे वो थे वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, ठीक है,
सीसा का उद्योग, हस्ती दंत शिल्प यानी हाथी के दांत जो होते थे, हाथी दांत होते थे, उनसे नई नई चीज़ों को बनाना, नई नई चीज़ों का निर्माण करना, इसे ही हम बोलते हैं हस्ती दंत शिल्प उद्योग। तो ये 4 प्रकार के उद्योग मौर्योत्तर काल में बड़े प्रचलन में थे। तो वस्त्र उद्योग की अगर बात करें तो उरैयूर और अरिकमेडु में रंगाई के हौज प्राप्त हुए हैं। ये इस चीज़ का प्रमाण है कि मौर्योत्तर काल में जो है वस्त्र उद्योग अपने चरम पर था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें लौह इस्पात उद्योग की, तो आंध्र प्रदेश में एक स्थान पड़ता है करीमनगर, और तेलंगाना में एक जगह है नालगोंडा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के करीमनगर से और तेलंगाना के नालगोंडा नामक स्थान से लौह इस्पात की जानकारी मिलती है, लौह इस्पात उद्योगों की जानकारी मिलती है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि मौर्योत्तर काल में करीमनगर और नालगोंडा जो स्थान थे, ये लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। सीसा उद्योग के बारे में बात करते हैं। मूर्ति एवं उनके बनाने के सांचे प्राप्त हुए हैं मौर्योत्तरकालीन, और ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? येल्लेश्वरम, नलगोंडा नामक स्थान से मूर्ति एवं उनको बनाने के जो फ्रेम हैं, सांचे हैं, वो प्राप्त हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पर शीशे की वस्तुएं बनाई जाती थी। वहीं हस्ती दंत शिल्प के बारे में बात करें तो विदिशा जो स्थान है, विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये जो है हाथी दांत उद्योग का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इसके साथ साथ अफगानिस्तान एवं रोम से दंत शिल्प की बनी हुई कई वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ये इस चीज़ के प्रमाण हैं कि मौर्योत्तर काल में हाथी दांत का उद्योग या हाथी दांत से बनी हुई वस्तुओं का उद्योग भी काफ़ी प्रचलन में था। मौर्योत्तर कालीन सिक्कों के विषय में थोड़ा बात करते हैं। सोने के सिक्के जो मौर्योत्तर काल में प्रचलन में थे, उन्हें निष्क, स्वर्ण या पल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, निष्क, स्वर्ण या पल, ये सोने के सिक्के हुआ करते थे। शतमान जो था, शतमान ये चांदी का सिक्का था। चांदी के सिक्के को शतमान कहा जाता था। तांबे के सिक्के को काकिनी कहा जाता था। और वहीं कारशापण नामक जो सिक्का था, वो सभी धातुओं से बनाया जाता था, मिलाकर नहीं बल्कि अलग अलग रूप में ये सभी धातुओं में चलता था। सोने से बने हुए कारशापण भी जो है इस काल में प्रचलन में थे, चांदी से बने हुए भी प्रचलन में थे, तांबा, रांगा, सीसा, इन सभी धातुओं से कारशापण बनाया जाता था। ठीक है, तो इनसे संबंधित प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शतमान जो है किस धातु से बना हुआ सिक्का था। ठीक है, काकिनी किस धातु से बना हुआ सिक्का था। तांबे का बना हुआ सिक्का मौर्योत्तर काल में जो प्रचलित था, उसे किस नाम से जाना जाता था? काकिनी नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से भी आपको लगातार जो है प्रश्न देखने को परीक्षाओं में मिल सकते हैं। अब यहाँ से जो लगातार प्रश्न पूछे गए हैं वो कौन से हैं कि सबसे पहले शीशे के सिक्कों का प्रचलन किस वंश के शासकों ने किया था? तो शीशे के जो सिक्के थे वो सबसे पहले सातवाहन शासकों ने चलाए थे। एक सिक्का आता है स्टेटर। ठीक है, स्टेटर जो मुद्रा थी, स्टेटर जो सिक्के थे, वो किसने चलाए थे? वो इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा चलाए गए थे, और ये सोना, तांबा, चांदी, इन सभी धातुओं से निर्मित किए जाते थे। सबसे पहले भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हिंद यूनानियों को जाता है, इंडो ग्रीक लोगों को जाता है। इन्होंने ही, यानी हिंद यूनानियों ने ही सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए थे, और ये अपने सिक्कों पर दोनों तरफ, ठीक है, द्विभाषिक लेख का इस्तेमाल किया करते थे। एक तरफ सिक्के पर, सिक्के का जो पृष्ठ भाग होता था, सिक्के का जो सामने का भाग होता था, उस पर ये यूनानी भाषा का इस्तेमाल करते थे, और दूसरी तरफ ये प्राकृत एवं खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल किया करते थे। प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, वहीं सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है? तो वो कुषाणों को जाता है। ठीक है, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? हिंद यूनानियों ने चलाए थे। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहनी है आपको। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो चलाए थे हिंद यूनानियों ने, इंडो ग्रीक लोगों ने। ठीक है, लेकिन सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का श्रेय अगर किसी वंश को जाता है तो वो कुषाण वंश को जाता है। कुषाण शासकों ने ही सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, जो कि 124 ग्रेन के हुआ करते थे। 124 ग्रेन के हुआ करते थे। व्यापार एवं बंदरगाह। मौर्योत्तर काल में भारतीय व्यापार रोम के साथ बड़ी उन्नत अवस्था में था। रोम के साथ काफ़ी व्यापार होता था, और सर्वाधिक व्यापार जो हुआ था वो अगस्टस के काल में हुआ था। रोम का एक शासक था अगस्टस। अगस्टस के काल में
जो भारतीय व्यापार था वो काफ़ी उन्नत अवस्था में था और इसी के समय की अगस्टस के समय के सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जो है भारत में प्राप्त हुए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो व्यापार की स्थिति थी वो अगस्टस के काल में काफ़ी उन्नत स्थिति में थी। बंदरगाहों में कुछ प्रमुख बंदरगाह जो निम्नलिखित हैं, इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। इनका नाम कभी कभी पूछा जाता है और इनकी वर्तमान स्थिति के बारे में भी पूछ लेता है कि जैसे कि मान के चलिए कि जो भड़ौच या बैरीगाजा बंदरगाह था इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है, और इसको किस चीज़ की उपमा दी जाती है। बारबेरिकम जो बंदरगाह था ये किस नदी के मुहाने पर स्थित था, किस नदी के पास स्थित था, इस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो बंदरगाहों में कुछ, वैसे तो काफ़ी सारे बंदरगाह थे, लेकिन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन जो है पोर्ट जो पूछे जाते हैं परीक्षा में, उनको मैं यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं बंदरगाहों के बारे में। भड़ौच बंदरगाह था जिसे बैरीगाजा भी कहा जाता, और इसका एक अन्य नाम भी है भृगुकच्छ, ठीक है। तो एक ही बंदरगाह के 3 नाम है, ये भड़ौच कह लीजिए, इसको बैरीगाजा कह लीजिए, या फिर इसको भृगुकच्छ भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे पश्चिमी तट का, भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार कहा जाता था। बैरीगाजा या भृगुकच्छ बंदरगाह जो था वो भारत के पश्चिमी तट के सबसे बड़े प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। बारबेरिकम बंदरगाह जो था वो सिंधु के मुहाने पर स्थित था, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बंदरगाह है अरिकमेडु, ठीक है। ये आधुनिक जो पांडिचेरी है वहाँ पर इसकी अवस्थिति थी, और इसी बंदरगाह से यानी अरिकमेडु बंदरगाह से ही जो रोम के साथ व्यापार के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, तो सर्वाधिक व्यापार जो रोम के साथ हुआ था वो इसी बंदरगाह से होता था, अरिकमेडु बंदरगाह से मौर्योत्तर काल में जो है हुआ था। 1945 में इसी जगह से अरिकमेडु के आसपास से यानी पांडिचेरी के आसपास से ही 1945 की खुदाई में एक रोमन बस्ती प्राप्त हुई है। ये भी इस बात का प्रमाण है, क्योंकि अरिकमेडु बंदरगाह ही वह बंदरगाह था जिससे सर्वाधिक व्यापार रोम के साथ किया जाता था। तो ये प्रमुख केंद्र था, रोम के व्यापारिक केंद्र के रूप में इसको जाना जाता था। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर रोम के लोग निवास करते होंगे, रहते होंगे, तो उनकी एक बस्ती भी 1945 की खुदाई में यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। कोरकई जो बंदरगाह था ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। कोरकई जो बंदरगाह था ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। इसका एक अन्य नाम देखने को मिलता है, इसे कालची कहा जाता है पेरिप्लस नामक ग्रंथ में, ठीक है। ये एक पेरिप्लस जो ग्रंथ है ये भी मौर्योत्तर कालीन एक रचना है, और इसे एक यूनानी लेखक के द्वारा लिखा गया था जिसका नाम जो है हमें देखने को नहीं मिलता है कहीं पे भी। तो इसके बारे में ये कहते हैं कि किसी अज्ञात यूनानी लेखक के द्वारा लिखा गया था। कोरकई बंदरगाह जो था ये पांड्यों की बंदरगाह राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। कोरकई बंदरगाह को पांड्यों की बंदरगाह राजधानी भी कहा जाता था। मुजरिस बंदरगाह, इसकी अवस्थिति चीन राज्य में थी, और इसका एक अन्य नाम क्रैगनोर भी देखने को मिलता है। मुजरिस बंदरगाह का ही एक अन्य नाम है क्रैगनोर, ठीक है। सोपारा बंदरगाह, ये प्रश्न अभी कुछ समय पहले एक सिविल सर्विस की परीक्षा में पूछा गया था। सोपारा बंदरगाह, मौर्योत्तर कालीन जो सोपारा बंदरगाह था इसका जो है अवस्थिति किस जगह पर थी, तो ये आधुनिक महाराष्ट्र में पश्चिमी तट पर स्थित था। आधुनिक महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर सोपारा बंदरगाह स्थित था। कमारा बंदरगाह को कावेरीपत्तनम, आधुनिक नाम जो कावेरीपत्तनम है, इसका जो है पूर्व में नाम हुआ करता था प्राचीन भारत में कमारा बंदरगाह। वहीं ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो था ये बंगाल में अवस्थित था, ठीक है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह की अवस्थिति कहाँ पे थी, बंगाल में थी। तो ये हो गया मौर्योत्तर कालीन साहित्य एवं संस्कृति से संबंधित सेशन। आशा करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और इसके साथ ही मौर्योत्तर काल पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम प्रारंभ करेंगे गुप्त काल, उसके बाद में गुप्तोत्तर काल। फिर जो भी पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल पहले चैप्टर से लेकर के प्राचीन भारत के अंत तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से जो सही लगेंगे मुझे, मैं उनको आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो फिर बने रहिए इस चैनल के साथ और जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।